नमस्कार व्यूअर्स, आपका नेशनलिस्ट व्यू के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज के इस ऑथर्स एंड बुक्स के एपिसोड में आप जानते हैं कि हम लोग ऑथर्स एंड बुक्स के नाम से एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें जो पुस्तकें हैं या किसी पुस्तक के लेखक को बुलाते हैं और उनसे उस पुस्तक के विषय में चर्चा करते हैं। लेकिन आज हम एक थोड़ा लीक से हटकर काम करने जा रहे हैं और ये बताएंगे आपको कि क्यों ऐसा करने जा रहे हैं। हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनके की ऑथर आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उस पुस्तक को जिन्होंने दोबारा पाठकों के सामने लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो हमारे साथ हैं और उनका नाम है श्री राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजीव जी मूलतः जो है वैसे व्यवसायी हैं, लेकिन लंबे समय से जो है स्वतंत्र लेखन भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज 18, फर्स्ट पोस्ट, इंडिया टुडे, बहुत सारी जगहों पर, आउटलुक, तो बहुत सारी आप कह सकते हैं, दैनिक जागरण, तो अमूमन सभी प्रमुख जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उन पर उनका लेखन रहता है। उनके लेखन का जो विषय है वो मूलतः जो राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय विचार और जो विभिन्न मुद्दों को ऐतिहासिक संदर्भों के अंदर, तो उन्होंने सावरकर जो है उनके बारे में जो है विस्तार में लिखा है और इस तरीके के कई ऐतिहासिक घटनाओं और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के बारे में समसामयिक संदर्भों को लेते हुए उन्होंने उनका लेखन रहता है। और आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है नाउ इट कैन बी टोल्ड। ये अंग्रेजी की पुस्तक है और ये डॉक्टर ए.एन. बाली जो है, प्रोफेसर ए.एन. बाली, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो हम इस पुस्तक के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, इसके विषय में हम राजीव जी से बात करते हैं कि इस पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण आज के संदर्भ में। अरुण जी, ये वो पुस्तक है नाउ इट कैन बी टोल्ड। प्रोफेसर ए.एन. बाली ने 1949-50 में ये पुस्तक लिखी। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, कई मुद्दों के कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि उसमें विभाजन के कारण और उसमें जो पश्चिमी पाकिस्तान बना, जो लार्जली बड़ा हिस्सा पंजाब का कटा, सिंध गया, बलूचिस्तान गया, NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा जिसको कहते हैं, वो गया। तो उसका विभाजन किन परिस्थितियों के कारण से हुआ, उसमें उस समय की कांग्रेस की लीडरशिप, मुस्लिम लीग की लीडरशिप, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बहुत एक छोटा संगठन था उस समय, उन सब की कैसी किस प्रकार की भूमिका है। आजकल आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वैचारिक स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, इस सब पर बहुत चर्चा मीडिया में सुनते हैं। तो इस पुस्तक ने एक इतिहास इस नाते भी बनाया कि ये पहली पुस्तक थी जिसको नेहरू जी ने बैन किया और उसकी सभी कॉपियों को जब्त किया। जो प्रोफेसर बाली है वो न्यायालय गए और न्यायालय से उन्होंने अपनी फेवर में एक डिसीजन लिया। न्यायालय ने वो बैन उठाया, परंतु शायद उस समय किसी और पब्लिकेशन ने या आकाशवाणी पब्लिशर जिन्होंने उस समय इसको छापा था, दोबारा शायद नहीं छापा। अब ये पुस्तक कैसे मिली और इसको दोबारा क्यों छापना पड़ा या क्यों लगा कि इसको छापना चाहिए, उस पर यदि जाएंगे तो मेरे एक मित्र हैं, मुंबई में रहते हैं, डॉक्टर रतन शारदा। उन्होंने PhD की थीसिस अपनी जब सबमिट करनी थी, जी हाँ, उनका हमने साक्षात्कार किया है। हाँ, आपने उनका साक्षात्कार किया है एक विषय पे, उनकी पुस्तक पर मैंने देखा था वो। तो रतन शारदा जी जब अपनी PhD लिख रहे थे, उन्होंने संघ के कंट्रीब्यूशन, RSS के कंट्रीब्यूशन पर अपनी थीसिस सबमिट करनी थी और
और वो देश भर में अलग अलग स्थानों पर उसके लिए घूम रहे थे कि कुछ ऑथेंटिक प्राइमरी सोर्सेज मिले जिसको वो अपनी थीसिस में कोट कर सके। तो जम्मू के किसी एक पुस्तकालय में इसकी एक पीडीएफ, एक सॉफ्ट कॉपी उनको मिली एक सिस्टम पर, और वो पुस्तक को लेकर आए, उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी। अच्छा, मेरा देश का विभाजन और इस सब में बहुत मेरी रुचि इसलिए भी रहती है क्योंकि मैं अपने बुजुर्गों से, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ और जिस कॉलोनी में आप भी रहते हो, हम दोनों ही रिफ्यूजी कॉलोनी में रहते हैं। बेसिकली हमें रिफ्यूजी कॉलोनी की का स्टेटस, ये सी टाइप हटमेंट्स दी गई थी जहां हम रहते हैं। और मेरा शुरू से इसमें इंटरेस्ट रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों से इस विषय में सुना कि किस प्रकार से उस समय लाहौर क्या था। एक कहावत चलती थी, जिन लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, पंजाबी में, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ, ऐसी एक कहावत। तो वो ईस्ट पंजाब में जो है, सॉरी वेस्ट पंजाब में लाहौर और इधर अमृतसर, ये दो एक बहुत बड़े शहर थे, बहुत बड़े केंद्र थे, जिसमें वो जो वेस्ट पंजाब था वो हर तरह से बहुत अधिक सक्षम था। वो शिक्षा, वो व्यापार, उसके बाद आप वहां पर चलने वाली, वहां खेती, वहां नहरों की व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, उस सब पे वो बहुत बहुत ही समृद्ध था वो। तो उसके विषय में फिर उसके बाद जो थोड़ा और आगे जाए तो सियालकोट है, मिंटोगुमरी है, शेखुपुरा है, रावलपिंडी है, इस सब के विषय में एक मन में जानने की उत्सुकता रहती थी क्योंकि जो लोग इस कॉलोनी में रहते हैं जिसमें मैं रहता हूँ, तो वो उस बारे में हमारे बुजुर्ग हमें बताया करते थे। अभी थोड़े दिन पहले भी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैं उनको बता रहा था कि आज से 15-20 साल पहले तक भी वो तुल्ले वाली पगड़ी, नॉन सिख जो थे, हिंदू जो सहजधारी थे, वो एक तुल्ले वाली पगड़ी डालते थे जैसी बिल्कुल सिख लगाते हैं, क्योंकि बाल नहीं थे तो बीच में एक कुल्ला रख लेते थे और पगड़ी बिल्कुल वैसी बांधते थे जैसे सिख समाज बांधता है। वो लोग घूमते हुए हमारी कॉलोनीज में दिख जाते थे। तो वो पेशावर का और उस हिस्से का एक वो वेश था जो उस समय तक चलता था। खैर, ये इन सब बातों को क्योंकि बहुत अच्छे से सुना था, परिवार के लोगों से सुना था कि किस प्रकार से सब कुछ जो इतनी मेहनत से वहां कमाया था वो छोड़ करके आए। किसी के परिवार के 2 सदस्य रह गए, किसी के परिवार के 4 सदस्य रह गए, किसी कोई आधा परिवार समाप्त हो गया। एक हमारे पिताजी के मित्र थे, वो और उनकी माताजी केवल 2 ही लोग बचकर आ पाए और केवल 2 कपड़ों में थे वो, और शिमला पहुंचे केवल एक अंडरवियर और एक बनियान। वो बताते थे कि मैं केवल एक अंडरवियर और एक बनियान पहन करके किसी तरह से अपनी जान बचाकर, उस समय उनकी आयु भी शायद 14-15 साल, 12-13 साल रही होगी, तो वो उस समय वहां से कैसे। तो इन सब लोगों से क्योंकि ये सब बातें सुनी थी, इस कारण से एक नेचुरल क्यूरोसिटी रहती थी कि पता तो किया जाए, क्योंकि इतिहास में मेरे को मेरे विद्यालय में, मेरी शिक्षा में, मेरे स्कूल में या जो पुस्तकें पढ़ने को मिली, उन पुस्तकों में उस सब का वर्णन नहीं आता था। मतलब इन सब लोगों के मुंह से तो सुना था। जैसे हमारे ही रिश्तेदार एक यही पास की एक कॉलोनी में रहते हैं, वो वहां पर बहुत बड़े साहूकार थे। मतलब बहुत सारी जमीनें थी, ब्याज का काम था, बहुत पैसा था। तो वो बताते थे क्योंकि जब पता लगा कि अब भागना जाना पड़ेगा यहाँ से विभाजन के लिए, तो वो बताते थे कि कैसे एक बोरी में जितना सोना, एक में चांदी, जितना ये सब था वो पैक करके रखा और कैसे अपनी जान बचाने के लिए वो सब। तो एक नेचुरल क्यूरोसिटी थी। और जैसे ही ये पुस्तक नाउ इट कैन बी टोल्ड अभी अमेज़न पे भी है, प्रभात प्रकाशन ने छापी है दोबारा से, जैसे ही ये पुस्तक हाथ में लगी, इसको पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ते पढ़ते ध्यान में आया कि ये सब तो वही बातें हैं, डॉक्यूमेंटेड है और फर्स्ट हैंड अकाउंट है, जिसने वो सब भुगता है। प्रोफेसर ए.एन. बाली पंजाब यूनिवर्सिटी में उस समय अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लाहौर में रहते थे, लाहौर की बहुत पॉश कॉलोनी में रहते थे। तो उन्होंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड जानकारियां सारी इस पुस्तक में दी है। तो जब ये पुस्तक में हाथ में आई, पढ़ी, तो जो बातें अपने बुजुर्गों से सुनी थी वो सब आंखों के सामने से घूम गई। तो ऐसा लगा कि इस पुस्तक को दोबारा छापना चाहिए, पाठक के पास जाना चाहिए। पिछले वर्ष ही इस पुस्तक का पुनर्मुद्रण दोबारा इसको पब्लिश किया है, दोबारा इसको छापा है।
और संयोग देखिए कि इसी वर्ष देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इस रूप में भी मनाने की बात की है। तो एक कोइंसिडेंस है और मुझे लगता है कि जो लोग इस पुस्तक को लेंगे, जानेंगे, जो पढ़ेंगे, तो उनको पता चलेगा कि उस समय देश के उस हिस्से में रहने वाले सिखों के साथ, पंजाबियों के साथ, सरहदी जो लोग रहते थे उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप ने उस समय किया। और जब ये पुस्तक छपकर आई, जैसा मैंने पहले बताया, तो नेहरू जी इतने आहत हो गए कि उन्होंने इस पुस्तक को बैन ही नहीं किया, इसकी सारी कॉपीज जब्त की। अभी ये पुस्तक अमेजोन पे भी उपलब्ध है और प्रभात बुक्स की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, वहां से भी ली जा सकती है। राजीव जी, मैं अपने पाठकों को बता दूं कि इस पुस्तक का पहला संस्करण 1949 में, जहां तक मेरी जानकारी है, वो प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद राजीव जी के कहने का एक कुल मिलाकर सार ये है, जो मेरी समझ में आ रही है और जो मैं समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों के लिए, कि उन्होंने ये पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी एक रेफरेंस रिसर्च के दौरान मिली। फिर इस सॉफ्ट कॉपी के जो लिखने वाले डॉक्टर ए एन बाली थे, प्रोफेसर ए एन बाली थे, उनको खोजने की पूरी कोशिश की गई, उनके परिवार को भी खोजने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि अल्टीमेटली अंततः पुस्तक उनकी है, तो उनसे एक नैतिक वो भी है कि अनुमति ली जाए, और कानूनन तो होता ही है। लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस पूरे परिवार का कहीं कोई ट्रेस नहीं मिला। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर वो उनके परिवार का कोई सदस्य कहीं भी ये वीडियो देख रहा हो, तो वो हमारे से संपर्क कर सकता है, और हम उन्हें जो है प्रकाशक और राजीव जी दोनों से ही संपर्क करवाएंगे। राजीव जी की इस पूरे प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है कुल मिलाकर। उन्होंने इसको इनिशिएटिव लेकर दोबारा प्रकाशक से संपर्क किया, प्रकाशक को कन्विंस किया, और उसके बाद इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो हुआ। और मैं इसलिए भी ये बात जानता हूँ क्योंकि इस पूरे पुस्तक के प्रकाशन के प्रोसेस के दौरान बीच बीच में मेरी और राजीव जी के संबंध में सर चर्चा होती रहती थी। उन्होंने मुझे भी जो है इसकी एक कॉपी पढ़ने के लिए जो है वो भेजी थी। तो ये एक नए कलेवर में ये भी एक नया प्रयोग आप कह सकते हैं कि एक अच्छी किताब जो आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी, जिसे इतिहास के पन्नों में जबरदस्ती दबा दिया गया था। इस पुस्तक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके जो ऑथर्स हैं जो वो मिले नहीं, और उसके बाद इसे जो है इतिहास के पन्नों में, इतिहास की गर्त में दबा दिया गया था। ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जिनको दबा दिया गया आजादी के बाद। और विभाजन की विभीषिका को बताने के लिए राजीव जी ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि इसमें एक अहम भूमिका निभाई। और इसमें सवाल ये नहीं है कि एक्स ने अहम भूमिका निभाई, वाई ने निभाई। सवाल ये है कि क्या हम इस प्रैक्टिस को रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्या इस तरीके की पुस्तकों के पुनर्प्रकाशन की एक अच्छी परंपरा शुरू की जा सकती है। और ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जो 1940 के बाद 1950 1960 के दशक में लिखी गई, और जो जिनके फर्स्ट हैंड अकाउंट था, क्योंकि उस समय वो लोग जीवित थे, उन्होंने ताजा वो देखा था, क्या कहते हैं, विभाजन की विभीषिका। तो फर्स्ट हैंड अकाउंट बहुत सारे लोगों ने दिए। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से आप देखिए, जैसे राजीव जी ने भी बताया, हम सब ने जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में हमने कहीं नहीं पढ़ा विभाजन की विभीषिका के बारे में, और बहुत ही एक चलताऊ किस्म से जो है वो हमें पढ़ाया गया है। तो मैं अपने दर्शकों से ये भी अपील करूंगा कि जो, अगर उन्हें कोई ऐसी पुस्तकों के नाम है, तो वो हमारे साथ शेयर करें, contact@thenationalistview.com, या फिर यूट्यूब के इसी वीडियो पर जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब राजीव जी, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताइए इस पुस्तक के बारे में, क्योंकि आपका तो इतना डीप इन्वॉल्वमेंट जो रहा है, और आपने इस पर आधारित लेख भी लिखे हैं। तो कुछ खास चीजें ऐसी बताइए जिसको आप ये कहते हैं कि जो सुनकर लोगों को लगे कि हाँ वाकई ये सच्चाई थी। कोई ऐसे इसमें फैक्ट्स हों, कोई ऐसे वाकयात हों, कोई ऐसे इंसिडेंट्स हों। देखिए, ये पुस्तक जो है ये लगभग 200 पेज के आसपास की ये पुस्तक है। और कुल मिलाकर के इस पुस्तक में 13 अध्याय। आप अगर प्रारंभ करेंगे, 225 पेज की पुस्तक है, आप इसमें प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभ में उस समय के लाहौर में क्या स्थिति थी जब पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर के मेयर को मिलने के लिए लाहौर आते हैं, पंजाब के मेयर को मिलने के लिए लाहौर आते हैं।
तो सारी बात अपनी बताते हैं, और वो मेयर जो है वो कहता है इसने मुझे क्या बोला है मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब क्योंकि वो जिन्ना जो है वो उर्दू जानते थे नहीं जानते थे, पंजाबी नहीं जानते थे, गुजराती या इंग्लिश जानते थे। तो उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, तो बाहर आकर के उन्होंने जब अपनी पूरी बात कही मीटिंग के बाद, जो वहाँ के गवर्नर जो है वो उठ के बाहर निकले जब उस कमरे में से, तो उन्होंने उनको बोला कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो खिजर सर खिजर थे, उन्होंने बोला कि मेरे को कोई कोई समझ नहीं आई। मतलब उन्होंने कहा मेरे को इसकी बात कोई समझ में नहीं आई, इसने क्या बोला है। तो उसके बाद वो जिन्ना ने अब्रप्टली बोला कि यू पंजाबीज डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। उसके जवाब में नवाब ऑफ मंदोर जो था वो भी वही था, उसने बोला नो सर द पंजाबीज आर यमलास। आप अब हिंदी में एक गाने में वो है, जट यमला पगला दीवाना और अप्पा इक्की सी बात में जाना। तो यमला का उसने पूछा, मतलब जिन्ना की हालत ये थी कि उसने गुजराती में पूछा यमला शू छे, यमला का अर्थ मतलब व्हाट इज यमला। तो ये उन्होंने जिन्ना की पहली मीटिंग जो हुई उस मीटिंग का ये उसमें फर्स्ट हैंड अकाउंट है उस पुस्तक में। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने लाहौर के बारे में जो लिखी है, उनका उन्होंने लिखा है कि जो लाहौर था वो शैक्षणिक रूप से, माने वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे, जो शैक्षणिक संस्थाएं थी, वहां पर जो बैंक थे, वहां पर जो इंडस्ट्री थी, वहां पर जो इंश्योरेंस की कंपनीज थी, वहां पर जो स्टॉक एक्सचेंज था उस समय, माने उस समय वहां लाहौर का स्टॉक एक्सचेंज जो था, लाहौर की जो सारी डेमोग्राफी थी, उस डेमोग्राफी को कैसे पेपर पर बैठ करके खराब किया गया, कैसे उस हिंदू या नॉन मुस्लिम मेजोरिटी, हिंदू और सिख, क्योंकि उस समय वहां पर अच्छी संख्या में थे मुस्लिम थे, तो जो लाहौर और जो लाहौर शहर था और लाहौर के आसपास का जो क्षेत्र था, ऐसे ही रावलपिंडी था, शेखुपुरा था, तो ये जो बड़े स्थान थे उस समय, कैसे उन स्थानों को कागज पर बैठ करके उनकी डेमोग्राफी चेंज करके उनको मुस्लिम मेजोरिटी दिखाया गया। तो इसमें जो दूसरा चैप्टर है, उसमें उस चैप्टर में उन्होंने लाहौर की उस समय क्या बाउंड्रीज थी, क्या उसकी स्थिति थी, तो मैं उसमें से दो पंक्तियां, द एरिया ऑफ लाहौर विच कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली 39.38 स्क्वायर माइल्स इंक्लूडिंग एन एरिया ऑफ 13.34 square miles of Lahore cantonment was by a stroke of pen extended to cover 128.7 square miles। एक छोटा सा उन्नत शहर जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी था, जिसका एरिया मात्र 39.38 स्क्वायर माइल्स था, 39.38 स्क्वायर माइल था, उसको एक मीटिंग में, जब वो लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समझ लीजिए, वैसा एक संस्था थी वहां, ऐसा एक वो था जो लाहौर को गवर्न करता था, तो कैसे उसमें जिस पहली बार मुस्लिम मेयर बना, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इसमें डिस्क्रिप्शन है उस सबका, कि कैसे कांग्रेस के नॉमिनेटेड एक सदस्य ने, वो जो काउंसिल थी उस समय, कैसे उसके वोट से जो मुस्लिम मेयर था वो लाहौर में एस्टेब्लिश हुआ, और जैसे ही वो एस्टेब्लिश हुआ उसने इस 39.38 स्क्वायर माइल एरिया को एक ऑर्डर से 128.75% तक पहुंचा दिया, और उसमें वो एरिया ऐड किया जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 86.8%। उससे पहले जब आप पढ़ते हैं, जब आप देखते हैं जो उसकी सारी सेंसस में, वहां की जो बाकी सारी इकोनॉमिक सेंसस में जो सारा डेटा आता है, तो लाहौर जो एरिया है, लाहौर में सारा जो है वो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी है, उसमें जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो उसमें एजुकेशनल एक्टिविटी है, जो उसमें सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज है, वो सारी हिंदू नॉन मुस्लिम जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो उसको एक बार वो मेयर बनता है, और वो रूरल एरिया जिसकी कनेक्टिविटी बाय रोड भी लाहौर के साथ नहीं है,
मुस्लिम लीग के मेयर ने आते ही उस सारे एरिया को लाहौर के साथ लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लाहौर उसमें जोड़ दिया, लाहौर कॉर्पोरेशन में। और वो जो सारा एरिया उसकी डेमोग्राफी चेंज हो गई। उस डेमोग्राफी चेंज के कारण से जो लाहौर है वो पाकिस्तान को मिला। अब उसमें आगे जो बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं, आप पुस्तक को अगर पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक फैक्ट्स बहुत अच्छे से जनरली उस समय का इकोनॉमिक डाटा आपको नहीं मिलेगा, आज तो नहीं ही मिलेगा। शायद लाहौर में या पाकिस्तान के कोई आर्काइव्स में, कुछ लाइब्रेरीज में अगर वहां कुछ ऐसी बची होगी तो उन लाइब्रेरीज में जैसे एएन बाली साहब के कहना है कि उनके अपने घर पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो वो अपनी कार से जब पार्टीशन का फाइनल हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जाना ही पड़ेगा, तो भी वो ये मन बना करके कि मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए 2-3 महीने के लिए अमृतसर जाता हूँ, जब चीजें शांत हो जाएगी तो जनवरी फरवरी 1948 में मैं वापस आ जाऊंगा। अपने घर में काम करने वाले नौकर को, जो मुस्लिम नौकर था, उसको उन्होंने अपनी वो उसका केयर टेकर बनाया, अपनी प्रॉपर्टी का, कोठी का, एकदम पॉश एरिया में वो कोठी थी, उसको केयर टेकर बनाया। और वो वापिस आए तो उसको बाद में जब उन्होंने एक बार बात करके पूछा उससे कि भाई वो मेरी पुस्तकें थी, किताबें पढ़ी थी, लाइब्रेरी थी, उसका क्या हुआ? कहता जी वो किताबें सब बेकार थी, मेरे किसी काम की थी नहीं, रखी थी वो सारी की सारी, तो मैंने इधर उधर के कामों में करके जो बची मैंने सब कबाड़ी को दी। तो वो मतलब वो और प्रोफेसर बाली वाज वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड, मतलब उस समय अंग्रेजी पढ़ाते थे लाहौर विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने जो आगे इसमें फैक्ट्स दिए हैं, तो उन्होंने जो पंजाब गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी ने एक सेंसस किया शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का उस समय, उसका एक बड़ा डिटेल्ड उन्होंने इस सारे में एक उसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि किस प्रकार उसमें से एरिया वाइज दिया है कि किस एरिया में मुसलमानों की कितनी दुकानें थी, किस एरिया में नॉन मुस्लिम्स की कितनी दुकानें थी, उनकी जो रेंटल वैल्यू थी वो कितनी थी, उसमें इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो रखी थी। तो बड़ा डिटेल्ड उन्होंने लाहौर के विषय में ये सारा इस पुस्तक में लिखा है। तो उनका कहना है कि तो जो उन दुकानों की ओनरशिप थी, तो 66% ओनरशिप नॉन मुस्लिम्स के पास थी, 34% जो थी वो मुस्लिम्स के पास थी। और उसके बाद इसमें अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उसकी रेंटल वैल्यू कितनी थी, फैक्ट्रीज कितनी थी, उन फैक्ट्रीज में मुस्लिम ओनरशिप कितनी थी, हिंदू ओनरशिप कितनी थी। लार्जली जो ईस्ट पंजाब में जो लैंड होल्डिंग्स थी, जो खेती का काम था, वो ज्यादातर जो है वो जट सिखों के पास था या हिंदुओं के पास था, और उसमें जो लेबर थी काम करने वाली वो मुस्लिम थी। तो वो उन्होंने बहुत डिटेल में इस पूरी पुस्तक में उसको इसमें मेंशन किया है। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस किताब में, वो मैं आपके सामने उसको मैं पढ़ता हूँ। देखिए, द हेड ऑफिसेज ऑफ एज मेनी एज 26 बैंक्स वर लोकेटेड इन लाहौर। 26 बैंकों के हेड ऑफिस थे लाहौर में। You can just imagine the amount of prosperity which was there. Okay, a great development of banking had taken place since 1939. The total number of bank offices working in Lahore in 1947, however, was 90. 90 बैंक थे। हेड ऑफिस कितने थे? 26 बैंकों के थे, 90 बैंक थे। और उसमें से जो बैंक की ब्रांचेस थी, उसमें से केवल 3 ब्रांचेस ऐसी थी जो मुस्लिम्स की थी। बाकी जो सारी की सारी ब्रांचेस थी वो हिंदू बैंकों की ब्रांचेस थी। There were nearly 80 offices of insurance companies in Lahore. अब 80 offices अगर इंश्योरेंस कंपनीज के थे, तो ये इंश्योरेंस कंपनी वहां बिजनेस कर रही होगी, काम धंधा कर रही होगी, मक्खियां मारने के लिए तो उन्होंने वो अपने ऑफिसेज नहीं खोले थे। तो इतना इंश्योरेंस का काम था। These included the head offices of 15 insurance companies. 15 insurance companies के head offices भी थे। Most of these companies dealt in life business, but some of the Punjab companies did fire and miscellaneous business also irrelevant. Of insurance companies and their offices, only 2 belong to Muslims. केवल 2 Muslims के पास थे। There were 2 stock exchanges registered as limited liability companies in Lahore. Of the members of both of these,
there were only one Muslim member and all other were Hindus and Sikhs. इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बने हुए थे वहां पर लाहौर में उस समय में 1932 में. There were 17 such trusts operating in Lahore. All these belong to non-Muslims. अभी आप सुनते हो कि वीसी फंडिंग और ये सब जो अभी हो रहा है, तो उस समय इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बने हुए थे और उनमें से 17 ट्रस्ट बने हुए थे, जिसमें से केवल एक ट्रस्ट जो है वो मुस्लिम्स का था, 16 के 16 नॉन मुस्लिम्स का. यू कैन जस्ट इमेजिन 90 ब्रांचेस बैंकों की एक छोटे से शहर में, जिसका एरिया केवल 39.38 स्क्वायर माइल है, वो भी उस जमाने में जब बैंकिंग की देश भर में लोगों को आदत नहीं थी. 12 बैंकों के हेड ऑफिस, मतलब इसका मतलब वो ओरिजिनेट वही हुए थे बैंक, वहीं के लोगों ने मिलकर के, जिसमें से पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, 2 बड़े बैंक आज भी हैं. आप दिल्ली के आसफ अली रोड पे जाते हैं, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की बिल्डिंग है वहां पर, वो बिल्डिंग भी उस समय लाहौर, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी का हेड ऑफिस लाहौर में हुआ करता था. तो ये इतनी प्रॉस्पेरिटी थी. उसके अलावा नीचे और भी सारा दिया हुआ है, कितने व्यापार मंडल थे. इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पंजाब मर्चेंट चैम्बर, नॉर्दर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पंजाब व्यापार मंडल, मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स. द फर्स्ट 3 चैम्बर जो हिंदू चैम्बर थे, उनकी जो मेंबरशिप थी वो 635 थी और इसमें से अधिकतर नॉन मुस्लिम थे. तो जो मुस्लिम चैम्बर जो बना था, उसमें बहुत छोटी सी मिनिस्क्यूल उसकी जो है वो मेंबरशिप थी, लगभग नॉन एग्जिस्टेंस था. तो एजुकेशनल के हिसाब अगर आप वो देखो कि वहां पर लाहौर में जो कहते हैं भाई एजुकेशनल सिटी था. आज भी अम्बाला में अगर आप जाते हो तो एसडी कॉलेज ऑफ लाहौर और डीएवी कॉलेज ऑफ लाहौर आज भी अम्बाला सिटी में चलता है. और कुछ वर्ष पहले तक भी ये जो डीएवी की सोसाइटी है, जो एजुकेशनल सोसाइटी है, उसमें इलेक्शन होता था और जनरली वो मेंबर्स वही थे जो लाहौर वगैरह में उस समय मेंबर बने हुए थे. 270 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वहां पे लाहौर में उस समय. 38.39 माइल के एरिया में 270 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड थे. The number of male students in these institutions were 64,902 and of women students 23,477. 12 आर्ट एंड साइंस कॉलेज थे जिसमें 10,647 स्टूडेंट्स जो है वो अलग से पढ़ते थे. अब ये जो एजुकेशन थी, ये सरकार आधारित एजुकेशन नहीं थी. इसमें हिंदुओं और सिखों के डीएवी और एसडी सनातन धर्म कॉलेजेस और स्कूल, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिश्चियंस के थे, ब्रह्म समाज के थे, देव समाज के, आर्य समाज का एक बहुत बड़ा रोल था उस समय वहां. आर्य समाज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये जो डीएवी स्कूल्स है अभी आज के, इनका ओरिजिन भी अगर आप देखोगे, और बड़ी संख्या में ये जो डीएवी स्कूल्स थे और कॉलेजेस थे, ये लाहौर से जो यहाँ आए हुए हैं वो भी लाहौर से ही आए हुए हैं, बहुत सारे उसमें से. और अगर आप लाइब्रेरीज की बात करें तो 4 बहुत बड़ी पब्लिक लाइब्रेरीज थी. पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, दयाल सिंह लाइब्रेरी, द्वारकादास लाइब्रेरी और सर गंगाराम लाइब्रेरी. ये जो सर गंगाराम थे, इनके अभी हॉस्पिटल के, जहाँ दिल्ली में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल भी है सर गंगाराम के नाम पे, विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल है. तो लाहौर का आर्किटेक्चर डिजाइन करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, उनके नाम पर भी एक लाइब्रेरी वहां पर चलती थी. अगर आप न्यूज़पेपर्स की बात करें, डेली न्यूज़पेपर्स की बात करें, तो इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और गुरुमुखी, इसको मिलाकर के 23 समाचार पत्र जो है वो उस समय लाहौर से निकलते थे. वीकली 129 निकलते थे, फोर्टनाइटली 32, मंथली 170, क्वार्टरली 24. हॉस्पिटल्स में देखें तो 12 हॉस्पिटल एलोपैथिक लाइंस के थे उस समय. तो ओवरऑल लाहौर वाज एन हब ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, मेडिकल फैसिलिटीज. आप एक बार सोच करके देखिए कि एक 40 स्क्वायर माइल का एरिया है, 60 स्क्वायर, लगभग 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और उसमें 270 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, उसमें 90 बैंक की ब्रांचेस हो, उसमें 2 स्टॉक एक्सचेंज हो, उसमें व्यापार मंडल हो, उसमें इतनी ये जो सब अखबार मैंने आपको बताया कि जो डेली न्यूज़पेपर्स और वीकली निकलते थे वो हो, और कुल मिलाकर के इस सब में मुझे लगता है कि कोई अगर उस समय के हिसाब आज 1947 का वैल्यूएशन उस प्रॉपर्टी का करेगा
तो इन संस्थानों का ही करेगा तो शायद 200-250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उस समय की दिखती होगी इसमें। और इस सब में जो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन था वो ना के बराबर था, वो बहुत मिनिस्ट्रियल था। और जब ये हिंदू और सिख वहां से छोड़ करके आए तो इसमें से कुछ साथ नहीं ला पाए। बहुत सारी जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वो सारी प्रॉपर्टीज वही जब्त कर वही रह गई, तो रहेगी फिजिकली भी हो सकती थी जिन हालातों में, क्योंकि एक जो उस समय की सारी लीडरशिप थी कांग्रेस की, हिंदू महासभा को बहुत कम काम था। कांग्रेस को हिंदू पार्टी माना जाता था, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए खुले में लड़ती थी। कांग्रेस उस समय भी अपने आप को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करती थी, आज भी सेक्युलर दिखाने की कोशिश करती है। तो उन्होंने आखिरी दिन तक भी वहां के हिंदुओं को इस मुगालते में रखा कि कुछ ही हो जाएगा, लाहौर क्योंकि हिंदू मेजोरिटी है और वहां का हिंदू और सिख जो है वो लाहौर को ईस्ट पाकिस्तान या भारत में रखना चाहता है विभाजन के बाद में, तो वो विभाजित नहीं होगा, वो उधर नहीं जाएगा, वो यही रहेगा। इसलिए आपको वहां से छोड़कर आने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रॉपर्टीज मूव करने की जरूरत नहीं है। ये तो आप देखिए कि 1927 में ये जब खलीफा आंदोलन समाप्त होने के खिलाफत आंदोलन समाप्त होने के बाद में, खिलाफत नहीं वो कैलिफेट जो आंदोलन समाप्त होने के बाद में पेशावर के हिंदुओं ने गांधी जी को अपील की कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ आकर के हमारी स्थिति देखिए। तो ऐसा संपूर्ण गांधी वाङ्मय में वर्णन आता है कि गांधी जी अली बंधुओं में से एक को लेकर के पेशावर गए। वहां पेशावर हर शुक्रवार को या शनिवार को दंगे होते, हर शुक्रवार और शनिवार को। तो उन्होंने जाकर के कारण जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है। तो वहाँ के हिंदू गांधी जी से मिले और उन्होंने कहा कि ये पूरे सप्ताह में जितने हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं, शुक्रवार को मस्जिद में उनके नाम पढ़े जाते हैं, हम इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं तो उससे फिर मुसलमान हम पे हमला करते हैं और मारते हैं। तो गांधी जी ने जब ये अली बंधुओं में से जो एक शायद शौकत अली साहब गए हुए थे शायद, तो नाम अभी पूरा दोनों भाइयों में से उनका ध्यान नहीं है, तो उनसे पूछा भाई ये क्यों होता है, मुझे बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बंद नहीं हो सकता। तो 1927 में ही वो वाला जो हिस्सा था खैबर पख्तूनख्वा का या जो फ्रंटियर प्रोविंस था, उस सब में तो उसी समय ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गई। वहां से तो मुसलमान हिंदुओं और सिखों को भगा करके इधर पीछे भेज रहे थे, शेखुपुरा भेज रहे थे, रावलपिंडी भेज रहे थे, मोंटगोमरी भेज रहे थे, लाहौर भेज रहे थे, वो लोग सब यहाँ पर आ रहे थे। तो बहुत सारे जो हिंदू इंटेलिजेंसिया, हिंदू सिख इंटेलिजेंसिया या जो बड़े बिजनेसमैन, समझदार बिजनेसमैन थे, इनको लग रहा था कि ये हो सकता है हमें भागना पड़े, हमें जाना पड़े। परंतु जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो बार बार एश्योर कर रही थी नहीं, लाहौर नहीं जाएगा। इवन मौलाना आजाद ने बोला कि नहीं, लाहौर जो है वो इधर भारत के साथ रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान में नहीं जाएगा। तो वो सब लोग अपनी संपत्ति, अपना परिवार, उनको वो सब बचाने का समय ही नहीं मिला। जब वो पंजाब बाउंड्री कमीशन बना, उन्होंने वो कुछ बातें तय की, एक लाइन डाली नक्शे के ऊपर, तो उस समय जाकर के शायद जून में या जुलाई में जाकर के वहां के हिंदुओं को पता चला कि शायद अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। बल्कि तो भी हिंदुओं का एक वर्ग ऐसा था जो लाहौर शहर को चलाता था, जो राय बहादुर, साहेब बहादुर थे उस समय वहां के, उनको ये था कि नहीं हो सकता है कि लाहौर तो कैसे जाएगा, माने लाहौर जो है वो पूरे पंजाब की, जो ईस्ट वेस्ट पंजाब, हिमाचल में अम्बाला का डिवीजन आता था, गुड़गांव डिवीजन आता था, पठानकोट आता था, अमृतसर आता था, ये जो सारा प्रोविंस, ये जो सारा एरिया आता था, कि भाई इसको तो भारत छोड़ नहीं सकता, कांग्रेस जो है किसी भी हालत में इसको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यहीं से कांग्रेस को अपना मूवमेंट पूरे देश में चलाने के लिए आर्थिक मदद मिलती है, चंदा मिलता है, सहायता मिलती है। जो भी कांग्रेस का नेता देश के किसी भी कोने में था, उसको पैसे की जरूरत रहती थी तो वो लाहौर आता था, वो लाहौर आकर के वहाँ के हिंदुओं से, सिखों से पैसा मांगता था कि भाई हमें देश में मूवमेंट चलाना, तो उसकी फंडिंग वहां से। तो ये सारे फैक्ट्स जो है वो इस पुस्तक में है। आप इसमें जो इसका तीसरा चैप्टर है जिसमें वो जो हॉलोकॉस्ट हुआ है
उस वो उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आज भी आपके जो रोंगटे हैं वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस प्रकार कांग्रेस ने उस समय वहां के हिंदू और सिखों को धोखा दिया और मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग के व्यक्ति को उन्होंने वहां मेयर बनने में उसकी मदद की, और उसके बाद कैसे वो कभी भी रिवर्सल ही नहीं हो पाया। मतलब पहले जो है वो पूरे कांग्रेस के नेताओं के नाम तक दिए हैं इन्होंने, कि चौधरी लहरी सिंह थे, डॉक्टर हीरा लाल थे, एक सुखलाल थे। किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस के कहने पर जो हिंदू और सिख कम्युनिटी है उसके साथ धोखा किया, उसको धोखा दिया, तो मुसलमानों को वोट किया, मुसलमानों के व्यक्ति को उन्होंने, जो मुस्लिम लीग को कैसे जो लखनऊ कॉरपोरेशन थी कैसे उसको उसका पूरी ठेकेदारी उसको मिल गई, और उसके बाद कैसे उसने लाहौर की सारी डेमोग्राफी को चेंज किया, और उसको चेंज करने के बाद कैसे उसको वो सारे के सारे को सारा का सारा लाहौर जो है वो पाकिस्तान में जाने की कुल मिलाकर एक बिट्रेयल आप ये कह सकते हैं, कांग्रेस का बिट्रेयल। उसको बहुत अच्छे से इन्होंने इस पूरी पुस्तक में फैक्ट्स के साथ जो है वो दिया। आखिरी दो सवाल राजीव जी आपसे। पहला सेकंड लास्ट सवाल तो ये है कि आरएसएस की इसमें जो भूमिका विभाजन के दौरान रही, और खासकर माना जाता है कि पंजाब की दिशा में जो है, और काफी संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया, और उस समय ये भी माना जाता है क्योंकि एक और पुस्तक द फेरी स्ट्रगल ऑफ पार्टीशन जो है, वो पुस्तक माणिकचंद्र वाजपेयी और शायद श्रीधर पराडकर जो है, उन्होंने विभाजन पर एक पुस्तक जो है वो लिखी है, जिसमें बताया कि पंजाब में संघ का 1100 से ऊपर शाखाएं जो है प्री पार्टीशन वाले पंजाब में हो चुकी थी, और बड़ी संख्या में लगभग 100 के आसपास प्रचारक थे, और एक बहुत स्ट्रांग जो है वो था। हालांकि उससे ये मिथ भी बस्ट होता है कि वो सिर्फ एक महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मणों की संस्था थी संघ, क्योंकि पंजाब में अगर इतना बड़ा विस्तार हो रहा है। और द ट्रिब्यून जो उस समय निकलता था, इंग्लिश ट्रिब्यून जिसका नाम था, तो उसने एक बड़ा अच्छा हेडलाइन दिया था कि इफ पंजाब इज द स्वॉर्ड ऑफ इंडिया, आरएसएस इज द स्वॉर्ड ऑफ पंजाब। तो संघ की भूमिका के बारे में क्या इस पुस्तक में बाली जी ने जो है वो कुछ लिखा है? दो जगह पर इस पुस्तक में एक पूरा चैप्टर उन्होंने इसमें संघ को डेडिकेट किया है। वो चैप्टर नंबर 12 है, जिसका टाइटल वो देते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। उसमें उन्होंने, और बीच में ही जब ये तीसरे चैप्टर का होलोकास्ट में वो बताते हैं कि किस प्रकार रावलपिंडी में मुसलमानों ने कॉलोनीज को घेर कर दोनों सिरे पर आग लगाकर, जो हिंदू बचाने निकला पुलिस लगाकर, कर्फ्यू लगाकर उन हिंदुओं को शूट एट साइड किया। जहां जब जब इसका एक वो वर्णन करते हैं तो उसमें वो संघ के रोल को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। और फिर जब ये हिंदू रावलपिंडी छोड़ करके लाहौर में आए तो किस प्रकार लाहौर में उनको बसाया, लाहौर में उनकी मैं वो जो पैरा है वो पैराग्राफ आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। Thousands of Hindus and Sikhs fleeing in terror from Rawalpindi division were given shelter in Lahore. Several thousands passed on after a temporary sojourn to Haridwar, Dehradun and Delhi. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय भी ये जो पंजाब के लोग थे, इन्होंने हरिद्वार में पंजाब सिंध क्षेत्र करके बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना रखी। उन धर्मशालाओं का भी एक रोल रहा है इस पार्टीशन में। वो क्या है उसके बारे में भी आप मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। The work of giving relief to the unfortunate minorities of West Punjab was organized in Lahore by Hindus, in which the leading part was played by the RSS. The attack on Hindus and Sikhs began on 5th March of 1947. और एक जो देखिए पंजाब के जो लोग हैं ना, पंजाब के जो लोग हैं थे, उनको ना एक्सरसाइज करना, पहलवानी करना, अखाड़ा करना, दंगल करना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। और ये जो संघ की शाखाएं उस समय वहां लगती थी, तो उन संघ की शाखाओं में किस प्रकार से
क्योंकि ये सब वहाँ सिखाया जाता था, वहाँ फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अट्रैक्ट करती थी, वहाँ की जो कमराडरी थी, जो लोगों को बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक ऑर्गेनाइज करने का विषय था। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसमें आपको वो भी मिलेगा कि किस प्रकार उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने अपने परिवार और अपनी जान की परवाह किए बिना अपने फायर ब्रिगेड तक बना रखे थे। क्योंकि वो जो फायर ब्रिगेड, पुलिस और ये सब जो प्रशासन था, ये हिंदुओं की सुनता नहीं था उस समय। किसी एक मोहल्ले में आग लगती थी तो उस मोहल्ले में फायर ब्रिगेड नहीं जाती थी रिक्वेस्ट करने पर भी, तो अपने फायर ब्रिगेड का इंतजाम किया, लोगों को लड़ना सिखाया, लोगों को जहां आवश्यकता थी वहां बंदूक चलाना, वहां फायर आर्म्स हैंडल करना, ये सिखाया। क्योंकि प्रशासन ने तो हिंदुओं को मुसलमानों की, मुस्लिम लीग की रहनुमाई पर छोड़ दिया था। और किस प्रकार इस पुस्तक में पूरा वर्णन है कि किस प्रकार जहां जहां पर भी थोड़े हिंदू बचे थे, उन हिंदुओं को एक स्थान पर एकत्र करना, एकत्र करके उनकी रक्षा करना, उनको वहां से ठीक से निकाल करके। देखिए, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब में एक बड़ा अंतर देखिए। ईस्ट पंजाब में ये मारकाट शुरू हो जाती है मार्च में, रावलपिंडी, और उससे और 10 साल पीछे जाएंगे अगर आप, तो आपको एक ऐसा शेखुपुरे का, मतलब उस मार्च से थोड़ा सा और पीछे जाएंगे 1947 में, तो शेखुपुरा का आपको ऐसा एक मैसेकर जिसको कहना चाहिए वो मिलेगा। शेखुपुरा में शायद 20,000 हिंदू पॉपुलेशन थी, मगर जो पुलिस कमिश्नर था, पुलिस का जो वहां, वो मुसलमान था। कैसे उसने सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद किए, बंद करने के बाद कर्फ्यू लगाया, कर्फ्यू लगाने के बाद एक हिस्से में मारना शुरू किया। जब हिंदू भागने शुरू हुए तो जहां जहां वो बैरिकेड्स थे, उन बैरिकेड्स की अपनी पुलिस बिठा रखी थी, उन्होंने गोली चलाई, कैसे वो सब हिंदू मरे। और उस 20,000 हिंदूज में से कितने बचे, वो आज तक किसी को वो संख्या नहीं मालूम है। तो शायद कोई 1200-1500 हिंदू उस 20,000 हिंदुओं में से बच करके वो लाहौर तक पहुंचते हैं। आप एक घटना और पढ़ेंगे, आप एक डॉक्यूमेंट ढूंढेंगे, रेप ऑफ रावलपिंडी, वो भी मिलेगा, उसका रेफरेंस भी इस पुस्तक में है। किस प्रकार गुरुद्वारे में, जहां सिख और हिंदू, देखिए उस समय मंदिर और गुरुद्वारे का बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। गुरुद्वारे में ही एक ही परमाइसिस में गुरु ग्रंथ साहब भी रहते थे, साथ में मूर्तियां भी रहती थी। कई बहुत सारे गुरुद्वारे मंदिर ऐसे थे जो कॉमन पूजा के स्थल थे। तो कैसे जब हिंदू सिखों ने वहां पर शरण ली, उसको चारों तरफ से घेर के पुरुषों को अलग किया, महिलाओं को अलग किया, पुरुषों को वहीं काट दिया और महिलाओं को बाउटी की तरह से बांट लिया आपस में, कि जो महिला जिसको पसंद है वो उठा करके ले जाओ। तो ये सारा जो आपको मिलेगा उस पुस्तक में मिलेगा, किस प्रकार संघ के लोगों ने जब वहां से उजड़ करके हिंदू इधर वेस्ट पंजाब में आया, और जब यहाँ उन्होंने आकर के यहाँ के लोगों को बताया वहां ये हुआ है, तो इसका रिटेलिएशन यहाँ पर शुरू होता है। और जो वहां से हिंदू आते हैं उनकी यहाँ रिलीफ का, उनको रिहेबिलिटेट करने का जो काम है वो संघ के लोगों ने किया। और किस प्रकार ये सब करने के कारण से नेहरू ने और अपना जो गुस्सा है वो संघ पर निकाला। गांधी जी की हत्या पर कोई प्रूफ ना होते हुए भी संघ पर बैन लगाया। गुरुजी गोलवलकर जो उस समय संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, आरएसएस चीफ थे, दिल्ली आए, उनको मिलने का समय नहीं दिया, ना उसने दिया ना सरदार पटेल ने दिया। तो ये सब बहुत डिटेल में सारी बातें जो है इस पुस्तक में है। मेरा आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपके पाठकों से निवेदन है कि आप इस पुस्तक को पढ़िए। एक बार पढ़ने में शायद आप 2 बार पढ़िए, मैं 2-3 बार इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँ। और कुछ फिर उससे कम से कम ये ध्यान में आ रहा है कि ऐसी कौन सी गलतियां थी जो उस समय हुई, आज नहीं होनी चाहिए, आज नहीं करनी चाहिए। देखिए, परिस्थितियां कभी भी, और जो देश अपने इतिहास से नहीं सीखते, वो इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो स्थिति उनके यहाँ दोबारा बनती है। तो पार्टीशन में कौन सा हिस्सा कहाँ जाए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैंने बीच में आपको कहा था मैं बताऊंगा। वो ये जो पंजाब सिंध क्षेत्र हरिद्वार में जो धर्मशाला थी, बहुत सारे हिंदू सिख वहां पर रह रहे थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि नेहरू जी इंदिरा गांधी को लेकर के
उसको विजिट करने जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस विभाजन के सारे समय में 1947 में 46 में पंजाब लाहौर में गया ही नहीं हिंदुओं की स्थिति जानने के लिए। कोई गया ही नहीं वहां मरने के लिए। वहां के कांग्रेस के नेताओं को भी संघ के लोग बचा करके लाए या वहां से निकाल करके लाए। उन सब नेताओं के नाम है इस पुस्तक में, किन किन नेताओं को बचा करके लाए। तो जब ये वहां हरिद्वार में जाते हैं नेहरू जी इंदिरा गांधी को लेकर के साथ में, तो किसी एक रेफ्यूजी का हाथ इंदिरा गांधी को लग जाता है। अब वो लग गया या उन्होंने जानबूझकर उसको छुआ, और नेहरू जी एकदम गुस्से में आ जाते हैं और उसको गाली निकालने लगते हैं। तो वो व्यक्ति जो वहां से अपना सब छोड़ करके अपने परिवार के कुछ सदस्यों को खो करके पंजाब सिंध क्षेत्र की उस धर्मशाला में रह रहा था, वो नेहरू जी को कहता है, नेहरू जी मेरा हाथ तो गलती से आपकी बेटी को लग गया और आप इतने वायलेंट हो गए हो, मेरे को गाली निकालने लगे हो। मैं तो अपना आधा परिवार अपनी बच्चियों को वहां छोड़ करके खो करके आया हूँ, उनकी क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, और आप मुझे अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हो। तो ये जो कांग्रेस की ये जमात थी ना उस समय, उस जमात की कितनी हिपोक्रेसी, कितना आडंबर उन सब में था, कितना झूठ उन्होंने उस सब में बोला है देश के साथ में। और किताब में बड़ा मार्मिक विवरण है, आप उसको पढ़ेंगे अगर, जो प्रीफेस लिखा है कि 15 अगस्त 1947 की रात को लाल किले पर जो है वो पूरा देश, मतलब पूरी दिल्ली उमड़ी हुई है, नेहरू जी को वहां जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, लाल किले की दीवार तक उनके लिए बड़ी मुश्किल रास्ता बनाया गया है, वो वहां भाषण दे रहे हैं और बारिश होने लगी, तो यहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि देखो भगवान जो है वो हमें आशीर्वाद दे रहा है। और उधर जो 70 लाख लोग वहां से रिफ्यूज लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि उस सर्दी की रात में सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि देखिए भगवान हमारी हालत पे रो रहा है, हमारी हालत पे भगवान भी रो रहा है। तो इससे अच्छा विवरण, इससे अच्छा फर्स्ट हैंड अकाउंट उन परिस्थितियों का पता नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, आपकी भी सहायता ली, रेप ऑफ रावलपिंडी पुस्तक भी आपने ढूंढ करके दी, तो उस पुस्तक में केवल विजुअल्स हैं, उसमें लिखा बहुत कम हुआ है कंटेंट, परंतु वो जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स अपने आप में आपको उस समय की परिस्थिति दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, ऐसी पुस्तकें आपने शुरू में अपील की है, मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि किसी भी पाठक के पास ऐसी कोई पुस्तक हो जो उस समय की परिस्थितियां स्थितियां विभाजन की विभीषिका दिखाती हो, वो अगर पुस्तक आपके पास हो आप हमें दीजिए, हम उसको रिप्रिंट करेंगे, उसके ऑथर से, उनके प्रकाशक से कोई कॉपीराइट का कोई विषय होगा, कोई अनुमति होगी, वो हम लेंगे, उस पुस्तक को छापेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये इतिहास जान सके, उनको इसकी जानकारी हो और ये गलतियां दोबारा ना हो। और जितने लोगों ने उस समय बलिदान दिया है, जिनकी कोई गिनती नहीं है, for no fault of theirs they have been uprooted from their roots, उनको उखाड़ करके फेंक दिया वहां पे। और वो बात अलग है कि यहाँ आने के बाद भी उन्होंने अपने लिए एक वही मेहनत, वही जज्बा, वही सब करके अपने आप को पुनर्स्थापित कर लिया। आज दिल्ली की जो बड़ी मार्केट्स है, चाहे वो गफ्फार मार्केट होगी, करोल बाग होगा, लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट होगी, इवन ये जो पुरानी दिल्ली की बहुत सारी मार्केट्स है, उसमें उस समय वहां के व्यापारियों ने अपने आप को दोबारा खड़ा किया होगा। तो ये सब जो है, ये सब लोगों के ध्यान में रहे, इसके कारण से इस पुस्तक का पब्लिकेशन किया है। आप लोग इस पुस्तक को लाइए, पढ़िए और उसमें से सीखिए, ताकि आगे दोबारा भविष्य में ये गलतियां ना हो पाए। राजीव जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि एक तो छोटी सी बात, ये जानकारी आप दे दें कि क्या ये हिंदी, क्योंकि अभी अंग्रेजी में है, क्या इसके हिंदी अनुवाद आ चुका है या आने वाला है? क्योंकि पाठकों की हमेशा इस विषय में बड़ी रुचि रहती है कि अगर हिंदी में, चूंकि पाठकों की संख्या भी ज्यादा रहती है। और दूसरी बात ये कि ये घोषणा तो हो गई कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस करके जो है मनाया जाएगा, और इधर स्वतंत्रता का जो है वो अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है।
तो इसको कैसे जेल करें, क्योंकि एक तरफ उल्लास की बात कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, दूसरी तरफ ऐसा जो है वो जिसको आप कहते हैं द डार्केस्ट मोमेंट्स ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, बिकॉज इससे बड़ी जो है ह्यूमन ट्रेजेडी जो है वो 20वीं शताब्दी में जो है वो नहीं हुई, और शायद दोनों कंट्राडिक्टरी नहीं है अरुण जी। अरुण जी, ये स्वराज का अमृत महोत्सव और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये कंट्राडिक्टरी नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 75 वर्ष अगर देश को स्वतंत्र हुए हुए हैं तो 75 वर्ष देश का विभाजन हुए भी तो हुए। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको आप मना नहीं कर सकते। तो किसी प्रकार की दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं। अगर आपको स्वतंत्रता याद रखनी है, याद करनी है, उसकी महत्ता को समझना है, तो जिन लोगों ने उसके लिए बलिदान किया है, जिन लोगों ने उसके लिए अपनी जड़ें छोड़ी हैं, जिन लोगों ने उसके लिए अपने परिवार खोए हैं, अपने व्यापार खोए हैं, और अपने आप को, देखिए बाकी सारा देश जो था 30 करोड़ 35 करोड़ की जनसंख्या का, वो एक तरफ, और ये 70 लाख लोग जो उधर बंगाल से या बांग्लादेश से जो लोग उठ करके यहाँ पर आए, वो उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश की स्वतंत्रता। उनकी लाशों पर देश की स्वतंत्रता है, उनकी लाशों पर देश का निर्माण, जो नया भारत बना जो आजादी के बाद, जिसको कांग्रेसियों और हिस्टोरियंस ने सब जो है वो कांग्रेस को ही समर्पित कर दिया। तो जो पंजाब के उस भाग से लोग आए हुए हैं, या बांग्लादेश के डायरेक्ट एक्शन जिन लोगों ने कोलकाता में सुहारवर्दी के और मुस्लिम लीग के द्वारा किया भुगता है, वो लोग ये नहीं मानते कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डर। सब लोगों ने उसके लिए बलिदान किया है, अपने परिवार खोए हैं, अपनी जड़ों से उखड़े हैं, अपने आप को वहां से छोड़ करके यहाँ दोबारा। मैं आपको छोटा सा मेरे दादाजी जो है वो यहाँ दिल्ली का जो गया बस्ती रेलवे स्टेशन है, वो यहाँ रेलवे की नौकरी किया करते थे। तो यहाँ पोस्टेड थे, स्टेशन मास्टर थे यहाँ। तो वो बताते थे कि 1929 की बात है शायद, वो वहां से अपनी तनख्वाह जमा करवाने के लिए ओल्ड दिल्ली जीपीओ में जाया करते थे, पोस्ट ऑफिस में। तो तनख्वाह जमा करवाने के लिए खड़े थे, तो पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा कि भाई साहब, यहाँ बाबूजी ये क्यों अपने पैसे जमा करा रहे हो, अंग्रेज नॉट प्लेस बना रहे हैं, 25 पैसे गज जमीन मिल रही है, आपको जमीन दे दो। तो हमारे दादाजी ने उसको उत्तर दिया, भैया मैं रावी के किनारे रहता हूँ, रावलपिंडी। वो जगह छोड़ करके यहाँ दिल्ली जैसे नरक में रहने के लिए कौन आए। अब ये नहीं पता था कि 16-17 साल बाद, 18 साल बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां का, वो सब वहां से सब छोड़ छाड़ के यहाँ आना पड़ेगा। किसने माना? तो एक समाज के हिंदू, सिख, सिंधी, सरहदी, ये सब जो लोग आज के पाकिस्तान में रहते थे, उनको धोखे में कांग्रेस में रख के उनको बर्बाद करके ये भारत की स्वतंत्रता आई है। उनके बर्बाद होने के तो स्वतंत्रता भी आई है। अंग्रेज गया यहाँ से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो जाते हुए जितने गहरे जख्म देकर के गया है, तो ये विभाजन और स्वतंत्रता, जब भी स्वतंत्रता की बात आएगी तो विभाजन की बात भी आनी ही चाहिए। इस कारण से स्वराज के अमृत महोत्सव से बढ़िया 75 स्वराज एट 75 से के साथ साथ विभाजन विभीषिका दिवस से बढ़िया कोई ढंग नहीं हो सकता उस बलिदान को, उस त्याग को, उस अत्याचार को मुस्लिम लीग के नेताओं और कांग्रेस के बिट्रेयल को याद करना। राजीव जी, आपने इतना समय निकाला और किताब पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप जो है वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेंगे अगर आप बेल आइकन दबाएंगे। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक भी करें और आप इसे शेयर भी करें। आप अपने कमेंट्स हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार की और जानकारी अगर आपको टेक्स्ट में चाहिए हो तो आप www.thenationalistview.com हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में ऑथर्स एंड बुक्स के एक नई किताब के साथ चर्चा करने के लिए, एक नए लेखक के साथ। और राजीव जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने किताब के संदर्भ में बहुत ही अच्छे से विभाजन के बारे में जानकारी। धन्यवाद। हम जल्दी ही विभाजन पर ही कुछ और पुस्तकें जो है उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जिस पर कि एक पक्षीय जानकारी अब तक आई है, तो सभी पक्षों का सामने आना इस विषय में जरूरी है। अभी तक केवल वामपंथी जो व्यू पॉइंट था वो सामने आया, और विभाजन की विभीषिका से आज की पीढ़ी को अपरिचित रखा गया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री द्वारा ये घोषणा एक इनविटेशन भी है, एक खुला आमंत्रण भी है इंटेलिजेंशिया के उस हिस्से को जो वाकई विभाजन की विभीषिका को ईमानदारी से जो है वो समाज के साथ साझा करना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी पुस्तकों के बारे में यहाँ पर एक बार चर्चा करें। और राजीव जी, पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।